हेलो एवरीवन। एक हमको एक्सपेरिमेंटल स्केल का एक एक्सपेरिमेंट है सिंपल पेंडुलम, उसको हमको डिस्कस करना है ना। देखिए एक्सपेरिमेंटल स्केल में क्या है, कह रहा है आपको सिंपल पेंडुलम के बारे में पढ़ना है और एम्पलीट्यूड के स्क्वायर स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड में ग्राफ बनाना है। ठीक है, ये आपका टॉपिक है। पहले समझ लेते हैं ना कि सिंपल पेंडुलम के एक्सपेरिमेंट में क्या क्या होता है। ये तो आपका एक स्टैंड है, ठीक है, एक स्टैंड है, स्टैंड में ये कॉर्क है, कॉर्क से एक लेंथ है, लेंथ से एक बॉब लगा हुआ है, ये बॉब है, ये कॉर्क है, ये लेंथ है, ये आपका स्टैंड है, ये आपका सिंपल पेंडुलम का अरेंजमेंट है। ठीक, अच्छा अब समझिए, जहां से बॉब को सस्पेंड किए ना, ये चीज यहां से लेके यहाँ पे एक हुक होता है, ये डिस्टेंस h मान लिए हैं और इसका रेडियस r मान लिए। ठीक, इसका जो लेंथ मानते हैं ना h प्लस आर मानते हैं ना, h प्लस आर, h मतलब ये पूरी हाइट और r का मतलब रेडियस, इस लेंथ को कहते हैं इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ कहते हैं। ठीक है, टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, जहां पे एल ये वैल्यू है, इफेक्टिव लेंथ है। इफेक्टिव लेंथ को आप ये भी बता सकते हैं ना कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ द बॉब ना। अगर कोई पूछेगा इफेक्टिव लेंथ क्या होता है तब बता देंगे इफेक्टिव लेंथ का मतलब होता है कि पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेके बॉब के सेंटर तक का हमारा जो डिस्टेंस है उसको हम इफेक्टिव लेंथ लिखेंगे। हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, टी टाइम पीरियड है, जी एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। चलिए इसके बाद देखिए क्या है, समझिएगा। अब समझिए, अगर कोई पेंडुलम है, कोई पेंडुलम ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, जैसे आप ऐसे करेंगे ना, पेंडुलम ऑसिलेट करिएगा। पेंडुलम का जब भी एक्सपेरिमेंट करते हैं थीटा छोटा होता है, थीटा छोटा इसलिए होता है क्योंकि मोशन एसएचएम होना चाहिए और एसएचएम मोशन में थीटा छोटा ही होता है। अगर कहीं पे थीटा बड़ा हो गया तो एसएचएम मोशन नहीं होगा, तो थीटा पहली बात तो छोटा होगा ना, कि अगर कहीं पे ये ऐसे ऑसिलेट करिएगा, ये ऐसे करेंगे, थीटा बहुत छोटा होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान समझिए, जैसे जैसे ये ऑसिलेट करेगा बाहर के एक्सटर्नल फोर्सेस होंगे। अच्छा, ऑसिलेट कर रहा है, एसएचएम मोशन है, एसएचएम मोशन के लिए जानते हैं एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स होता है, पहले बात तो ये होता है। ठीक है, अब समझिए, अब बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर है, जैसा एग्जांपल एयर रेजिस्टेंस ना, एयर उसके मोशन को कहीं ना कहीं अपोज करेगा तो एयर अपना रेजिस्टिव फोर्स लगाएगा। और एयर का रेजिस्टेंस आपने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा कि जैसे जैसे गाड़ी आप तेज चलाते हैं हवा तेज लगती है, मतलब कि जैसे जैसे आपकी वेलोसिटी बढ़ेगी एयर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो एयर का जो रेजिस्टेंस है वो एफ इज इक्वल टू माइनस के वी होगा, है ना। ये हमारा एयर का रेजिस्टेंस है, दोनों को मिला के ये इक्वेशन लिखे हैं एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस वी वी। ये यहाँ पे एसएचएम का इक्वेशन हो रहा है जिसमें हमारा एनर्जी डिसिपेट हो रही है या एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, वो चीज ऑलरेडी इन्वॉल्व है। ठीक, अच्छा, फोर्स की जगह मास इंटू एक्सेलरेशन है ना, और पूरे इक्वेशन को मास से डिवाइड करके पूरा टर्म उधर में मास से डिवाइड कर दिए, ए हो गया, इसको मास से डिवाइड कर दिए, के बाई एम इंटू एक्स हो गया, प्लस में ये एम बाई बी बाई एम इंटू वी हो गया ये। अच्छा, हम लोग जब आप पढ़े होंगे एसएचएम तो देखते हैं इस चीज को कहते हैं ओमेगा स्क्वायर, है ना। जो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है वो के बाई एम है, तो ओमेगा की वैल्यू जो होती है वो अंडर रूट बाई के बाई एम, और ओमेगा की जगह होता है 2 पाई बाई टी, तो यहां से टी का फॉर्मूला आता है 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, ये फॉर्मूला है। अच्छा, यहां पे जो b बाई एम है इसका नाम लेमडा है, लेमडा की वैल्यू b बाई एम, जहां पे जो m है वो हमारा डैम्पिंग कांस्टेंट है, ये हमारा डैम्प्ड होगा, एनर्जी कम होगी, एम्पलीट्यूड कम होगा, ये सारी कहानी देख ली। अब समझो, जो एनर्जी हमारी कम होगी, एम्पलीट्यूड कम होगा, उसका इक्वेशन आता है a इज इक्वल टू ए नॉट ई पे पावर माइनस बी टी बाई टू एम। इसको ऐसे याद रख सकते हैं ना, बिटवीन टू एम, तो a इज इक्वल टू ए नॉट ई पे पावर माइनस बी टी बाई टू एम। अच्छा, अभी हम लोग पढ़े कि b बाई एम को लेमडा लिखते हैं ना, तो b बाई एम की जगह लेमडा लिख सकते हो, तो इक्वेशन आ गया a की वैल्यू ए नॉट ई पे पावर माइनस लेमडा बाई टू इंटू टी, है ना। ए नॉट हमारा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, या तो इसी को पीक वैल्यू कहेंगे। कौन सी वैल्यू कहेंगे? पीक वैल्यू। अब समझिए, ठीक, हम लोग जानते हैं अगर एसएचएम हो रहा है तो एनर्जी है, एनर्जी कितनी होती है? हाफ की ए स्क्वायर, है ना। ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम लिए है तो एनर्जी मैक्सिमम आई है। अगर जनरल एनर्जी चाहिए तो ये वैल्यू रखें, ये वैल्यू रखें तो स्क्वायर करें, बस ये 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा। और ये वाला जो टर्म है ना, ये मैक्सिमम एनर्जी है, तो ई की वैल्यू ई नॉट ई पे पावर माइनस लेमडा टी, ये हमारा एनर्जी का भी इक्वेशन आ गया। देख लो, एम्पलीट्यूड का इक्वेशन आ गया, एनर्जी का इक्वेशन आ गया। अब ध्यान से देखो, एक एम्पलीट्यूड का इक्वेशन मैं फिर से बोलो, इसलिए हटा दिया, a इज इक्वल टू ए नॉट ई पे पावर माइनस बिटवीन टू एम, मतलब बी टी बाई टू एम, या तो b बाई एम को लेमडा, ठीक है, तो क्या लिखेंगे? a की वैल्यू ए नॉट ई पे पावर माइनस लेमडा टी बाई टू, और e का इक्वेशन ई नॉट ई पे पावर माइनस लेमडा टी बाई टू, ये हमारा इक्वेशन है। अब समझो इसके आगे ध्यान से देखो, फिर क्या करना है।
हाँ, अब आते हैं एम्पलीट्यूड टाइम में। देखो एम्पलीट्यूड का इक्वेशन अभी इसीलिए याद करवा दिया, ए की वैल्यू ए नॉट ई पे पावर बिटवीन बी टी बाई 2m, या तो इसी को लिख सकते हैं ए की वैल्यू ए नॉट ई पे पावर माइनस लेमडा टी बाई 2, लिख सकते हैं ना। अच्छा, एम्पलीट्यूड ना टाइम के साथ घट रहा है और भी एक्सपोनेंशियली, तो ये ग्राफ ऐसे बना ले, पहला ग्राफ ये बन गया है ना। दूसरा ग्राफ बनाते हैं एम्पलीट्यूड स्क्वायर में, इसको स्क्वायर कर लेते हैं ना, तो ए स्क्वायर, ये ए नॉट का स्क्वायर और ये 2 से 2 कैंसिल, तो ई पे पावर माइनस लेमडा टी है ना। फिर से अगर एम्पलीट्यूड स्क्वायर और टाइम में ग्राफ बनाएंगे तो फिर से देख रहे हैं कि एम्पलीट्यूड टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है, फिर से ये ग्राफ ऐसा बन गया। अब एनर्जी में बनाते हैं, तो एनर्जी वाला भी देखिए, E इज इक्वल टू ई की वैल्यू अभी पढ़ा था पीछे ना, ई नॉट ई पे पावर माइनस लेमडा बाई टी, जो एनर्जी है वो भी एक्सपोनेंशियली टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है, तो फिर से ग्राफ ऐसा बन गया, बनाना। अच्छा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा नंबर ऑफ ऑसिलेशन भी तो बढ़ेगा, तो टाइम के साथ अगर एनर्जी हमारी डिक्रीज कर रही है तो n जो है यहाँ पे नंबर ऑफ ऑसिलेशन है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा टाइम के साथ एनर्जी घट रही है तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन भी बढ़ेगा और उसके साथ भी एनर्जी हमारी कम होगी। तो देखो 4 ग्राफ हो गए, एम्पलीट्यूड टाइम, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर टाइम, एनर्जी और नंबर ऑफ ऑसिलेशन। अब बनाना एल और टी में बनाना है ना। अब ध्यान से देखिए, सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला अभी देखे थे, t की वैल्यू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, स्क्वायर कर लिया जाए, t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी मिलेगा, तो t स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एल आ गया है ना। अगर t स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एल आ गया, l का पावर 1 है, t का पावर 2 है, तो ग्राफ पैराबोला होगा, और ग्राफ पैराबोला होता है छोटे पावर की तरफ, ये बन गया तब टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एल। अच्छा, एक चीज और, अब बना एल और टी स्क्वायर में ना, तो टी स्क्वायर को 1 मान लो ना, 1 मान लिया तो इसका पावर 1, इसका भी पावर 1, तो ग्राफ कैसा बन गया, स्ट्रेट लाइन। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है ना, कि इन सारे ग्राफ का इस पे असर नहीं है, मतलब कि आपका एम्पलीट्यूड कम हो, एनर्जी कम हो, टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एकदम याद रखिएगा है ना। सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है सिर्फ एल पे और जी पे डिपेंड करता है, ना ही एनर्जी पे डिपेंड करेगा, ना ही एम्पलीट्यूड पे। एनर्जी कम हो रही है, एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, पहले ऑसिलेशन का टाइम पीरियड अगर 2 सेकंड है तो अगले हर ऑसिलेशन का टाइम पीरियड हमारा 2 सेकंड हो, भले एम्पलीट्यूड हमारा क्या करता जाए, डिक्रीज करता जाए। जो एम्पलीट्यूड है ना, एम्पलीट्यूड जो हमारा टाइम पीरियड है ना एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करेगा, ना हमारा एनर्जी पे डिपेंड करेगा। जो हमारा टाइम पीरियड है सिर्फ लेंथ और जी पे डिपेंड करेगा। जो टाइम पीरियड पहले ऑसिलेशन का होगा वही टाइम पीरियड लास्ट वाले ऑसिलेशन का होगा, भले दोनों का एम्पलीट्यूड या एनर्जी अलग अलग हो। टाइम पीरियड कैन नॉट डिपेंड्स ऑन एनर्जी एंड एम्पलीट्यूड, इट ओनली डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड जी। चलिए इसके बाद आते हैं, देखिए फिर क्या है, इसके बाद है हाँ, अब कुछ पेंडुलम के बारे में फैक्ट्स ना। कह रहा है कोई ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है ना, उस पेंडुलम को हम लोग कहते हैं सेकंड पेंडुलम, और सेकंड पेंडुलम का लेंथ नियर अबाउट 1 मीटर होता है ना। तो अब आप कोई पेंडुलम बना लें, लेंथ उसका 1 मीटर रख दें, उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड आएगा, उसको हम लोग कहेंगे सेकंड पेंडुलम। फिर क्या कहा, टाइम, हाँ यही बात, टाइम पीरियड नॉट डिपेंड्स ऑन एनर्जी और एम्पलीट्यूड है ना। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड ना एनर्जी पे डिपेंड करेगा ना ही एम्पलीट्यूड पे करेगा। फिर देखिए, अगर पेंडुलम को लिफ्ट में रख दें, लिफ्ट और ऊपर जा रही है, लिफ्ट ए एक्सेशन से ऊपर, तो नीचे सूडो फोर्स ma लगेगा, तो नीचे नेट फोर्स 2 हो गया, एक हो गया नीचे mg, एक हो गया ma, तो ये हो जाएगा हमारा g इफेक्टिव की वैल्यू m से डिवाइड कर दें, दैट इज क्या, g प्लस a, तो t की वैल्यू 2 पाई अंडर रूट l बाई जी इफेक्टिव मिलेगा, तो g इफेक्टिव की जगह g प्लस a रख दिया है ना, और फ्रीक्वेंसी का जस्ट उल्टा, तो ये फ्रीक्वेंसी आ गई। यही लिफ्ट ऊपर जाके अगर लिफ्ट ये नीचे आ रहा होता तो जो सूडो फोर्स हमारा ऊपर लगता वो सूडो फोर्स लगेगा, जो हमारा ये सूडो फोर्स उसमें नीचे लग रहा था ऊपर, तो g प्लस a आ रहा था, g माइनस a आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। फ्री फॉल के लिए हम लोग जानते हैं ए जी के इक्वल हो जाता है, इसमें पुट कर देंगे, टाइम पीरियड इनफाइनाइट आ जाएगा और फ्रीक्वेंसी हमारी 0 आ जाएगी। फ्री फॉल कह ले, सैटेलाइट कह ले, स्पेस कह ले, ऐसा ना, तो सारा आंसर ही होगा ना। सिंपल पेंडुलम का ये भी टॉपिक हो गया। अब समझिए और आगे, अब कहा हाँ समर में, समर ना टेम्परेचर बढ़ता है, L इज इक्वल टू L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा, तो टाइम पीरियड भी बढ़ता है, समर में ऐसा होता है, और टाइम पीरियड बढ़ेगा फ्रीक्वेंसी घटेगी। वही विंटर में है, टेम्परेचर कम, लेंथ कम, टाइम पीरियड कम, फ्रीक्वेंसी ज्यादा। अच्छा,
यहां से सॉल्व किया, ये हम एक इक्वेशन निकाले हैं कि अगर हमारा जी में हमारा एरर पूछे तब उसका फॉर्मूला ये लगेगा, लेकिन ये फॉर्मूला हमारा तभी वैलिड होगा, ये हम लोग आप लोग पढ़े होंगे ना कि ये जो हमारे एरर वाले क्वेश्चन होते हैं ना पार्शियल डिफरेंशिएशन से करते हैं, ये वाला फॉर्मूला तभी वैलिड होगा जब एरर 5% से कम है। ये भी कहानी होगी, थोड़ा और समझिए। अब क्या है कहा, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, सुनिए, ठीक है। कह रहा है इफ अ बॉब फिल्ड विथ वाटर, चलिए एक बॉब है ना, एक बॉब है, बॉब को पानी के साथ फिल्ड कर दिया गया, ठीक कर दिया। मान लेते हैं इसका लेंथ इसके सेंटर ऑफ मास से ले रहे हैं तो एल ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो टी की वैल्यू जो होती है 2 पाई एल सेंटर ऑफ मास से लेते हैं ना, तो अंडर रूट एल सी एम अपॉन एम। अच्छा अब कहा इफ देयर इज अ होल एट बॉटम, अगर बॉटम में एक होल हो जाए, बॉटम में एक होल हो जाएगा, होल होगा तो हमारा ये क्या हो गया, पानी बाहर आएगा। पानी अगर बाहर आएगा तो ये सेंटर ऑफ मास जो यहां था वो नीचे शिफ्ट होगा, और सेंटर ऑफ मास जैसे जैसे नीचे शिफ्ट होगा, सेंटर ऑफ मास नीचे शिफ्ट होगा, एलसीएम की वैल्यू बढ़ेगी तो टाइम की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। फिर से कह रहे हैं ना, एक पेंडुलम है, हॉलो बॉब है, बॉब के अंदर पानी है, उसको पेंडुलम जैसा रखा गया, उसके बॉटम में एक होल कर दिए, होल करेंगे, पानी लीक करेगा, बाहर आएगा तो सेंटर ऑफ मास नीचे, और सेंटर ऑफ मास जैसे जैसे नीचे जाएगा उसका लेंथ हमारा बढ़ता जाएगा। देखो नीचे शिफ्ट हो रहा है, ये जैसे पहले यहां था, फिर और नीचे, जैसे जैसे नीचे जाएगा उसका लेंथ बढ़ेगा, सेंटर ऑफ मास नीचे शिफ्ट हो रहा है, लेंथ जैसे जैसे बढ़ेगा टाइम पीरियड की वैल्यू बढ़ेगी। अब जैसे ही लेंथ बढ़ा टाइम पीरियड बढ़ा, लेकिन एक टाइम के बाद ये पूरा पानी गिर जाएगा, और पूरा पानी जब गिर जाएगा तो जो सेंटर ऑफ मास था, जो नीचे सेंटर ऑफ मास आ रहा था, वो सेंटर ऑफ मास का सेंटर हो जाएगा, मतलब सेंटर और नीचे से ऊपर शिफ्ट कर गया, तो ये ऊपर शिफ्ट कर गया, ओरिजिनल वैल्यू पर शिफ्ट कर गया, मतलब कि टाइम पीरियड की वैल्यू बढ़ के अपने ओरिजिनल वैल्यू को गेन कर लेगा। फिर से कह रहे हैं है ना कि अगर एक बॉब लिया, हॉलो बॉब के अंदर वाटर भर दिया, पानी भर दिया, नीचे से लीक करा रहे, ठीक, जैसे जैसे लीक करेगा वैसे वैसे पानी नीचे आएगा, सेंटर ऑफ नीचे शिफ्ट होगा, सेंटर ऑफ मास अगर नीचे शिफ्ट होगा तो लेंथ बढ़ेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते बिल्कुल बॉटम पे पहुंचेगा, और बॉटम के बाद पानी खत्म हो जाएगा, खट से वहां पे सेंटर ऑफ मास जो होगा ना, बॉब का सेंटर होगा, तो लेंथ की वैल्यू कम हो गई तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, और बढ़ते बढ़ते अपने ओरिजिनल वैल्यू को लेंथ कम हो गया, टाइम पीरियड घटेगा, और घटते घटते अपनी ओरिजिनल वैल्यू को गेन कर लेगा। फिर से एक बात है ना, पानी है, आप लीक कर रहे हैं, वाटर हमारा लेवल कम हो रहा है, तो लेंथ बढ़ रहा है, लेंथ जैसे जैसे हमारा सेंटर नीचे आ रहा है ना, बढ़ेगा टाइम पीरियड बढ़ेगा। देखो पहले लेंथ बढ़ा तो टाइम पीरियड बढ़ा, और उसके बाद जब सारा पानी निकल गया तो अपने ओरिजिनल सेंटर पे आ जाएगा, तो लेंथ की वैल्यू कम हो जाएगी, और कम होने से टाइम पीरियड घटेगा, और फाइनली ओरिजिनल वैल्यू को गेन कर लेगा। ये होल वाला क्वेश्चन हो गया। अच्छा सेम क्वेश्चन, इफ हॉलो बॉब लिया, ठीक है, पानी भर दिया, अब पानी भरने के साथ साथ अभी पिछले वाले में होल किया था बॉटम में ना होल करके यहां पे साइड में होल कर दिए, तो पानी नीचे गिरेगा, इसका सेंटर ऑफ मास नीचे शिफ्ट होगा, जैसे जैसे पानी नीचे गिरेगा सेंटर ऑफ मास नीचे जाएगा, लेंथ की वैल्यू बढ़ेगी, और लेंथ की वैल्यू हमारी अगर बढ़ेगी तो टाइम पीरियड भी बढ़ेगा। लेकिन अगर आप यहां होल करोगे ना तो पूरा पानी नहीं गिरेगा, कुछ ना कुछ पानी बच जाएगा, मतलब कि ये सेंटर ऑफ मास नीचे ही रहेगा, तो इसका टाइम पीरियड बढ़ा तो हमेशा बढ़ा ही रहेगा। इसमें पहले बढ़ा फिर घटा और ओरिजिनल वैल्यू को गेन किया, इसमें बढ़ा और हमेशा बढ़ा ही रहा, क्योंकि कुछ ना कुछ पानी बच गया। ये दो केस हो गया ना। अब समझिए इसके बाद क्या है, कह रहा है इफ एम्पलीट्यूड ऑफ पेंडुलम बिकम्स हाफ इन 5 सेकेंड, ठीक है, कोई पेंडुलम है, उस पेंडुलम का एम्पलीट्यूड हाफ हो जा रहा है 5 सेकेंड में, तो 20 आफ्टर ये 20 होगा, बेटे ये गलत लिखा है ना, ठीक है, एम्पलीट्यूड एंड एनर्जी आफ्टर 5 सेकेंड। देखो एम्पलीट्यूड ये एम्पलीट्यूड 5 सेकंड में हाफ हो गया तो a/2 हो गया, है ना, लेकिन हमको 5 सेकंड में नहीं चाहिए, क्वेश्चन ने कहा कि 5 सेकंड में आधा, हमको 20 सेकंड में, तो अगले 5 में देखो, अगले 5 सेकंड में इसका आधा a/4, ठीक, फिर इसके अगले 5 सेकंड में इसका a/8, फिर अगले 5 सेकंड में हमारा a/16 हुआ, 5 ओवर 20 सेकंड, मतलब 20 सेकंड में उसका जो एम्पलीट्यूड ए था वो 1/16 टाइम्स हो जाएगा। अगर एनर्जी की बात कहा तो एनर्जी इज इक्वल टू जानते हैं क्या, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ, के ए स्क्वायर,
के ए स्क्वायर, ई डैश की बात करें तो हाफ के ए की जगह ये लिखते हैं ना 20 सेकेंड के बाद a बाई 16 का स्क्वायर, तो हाफ के ए स्क्वायर और 16 का स्क्वायर 256, तो ये वैल्यू आ गई e अपॉन 256 टाइम्स हो जाएगी, है ना। इसको करने का ना एक और फॉर्मूला है जो रेडियो एक्टिविटी में पढ़ते थे, नीट में अब रेडियो एक्टिविटी है नहीं, लिखते हैं a इज इक्वल टू ए नॉट हाफ पे पावर n, है ना। जो n होता है, n क्या होता है, ठीक है, टोटल टाइम डिवाइडेड बाई हाफ टाइम, ये फॉर्मूले से इसको डायरेक्टली कर सकते। जैसे देखो यहाँ टोटल टाइम कितना था 20 सेकेंड, है ना, और एक मिनट, हाँ टोटल टाइम कितना था 20 सेकेंड, हाफ टाइम कितना था 5 सेकेंड, तो ये 4 आया ना, तो पावर 4 रख लेंगे, ऑटोमेटिकली ये हमारा 16 लाइन्स हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है, कह रहा है अच्छा क्वेश्चन, टू पेंडुलम ऑफ लेंथ 121 और 100 सेंटीमीटर, ठीक है। दो पेंडुलम है, एक का लेंथ हमारा 121 है, चलिए एक का लेंथ 121 है, एक का लेंथ 100 है, दोनों के दोनों सेम फेज में है, सेम पोजीशन पे है, मीन पोजीशन पे। कह रहा है कितने शॉर्टर पेंडुलम कितने ऑसिलेशन के बाद सेम फेज में आ जाएगा ना। कितना ऑसिलेशन, देखो करेंगे तो दोनों ऑसिलेशन, है ना, कितना ऑसिलेशन करे, कुछ ऑसिलेशन शॉर्टर करेगा, कुछ हमारा लॉन्गर करेगा। शॉर्टर वाले कितने ऑसिलेशन करने के बाद सेम फेज में वापस आएगा, या एल का वेरिएशन है, तो देखना ध्यान से ना। अच्छा इसका लेंथ ज्यादा है ना, लेंथ ज्यादा है तो इसका टाइम भी ज्यादा लगेगा, और इसका लेंथ कम है तो टाइम कम लगेगा। जिसका टाइम ज्यादा लगेगा वो ऑसिलेशन कम करेगा, और जिसका टाइम कम लगेगा ये ऑसिलेशन ज्यादा करेगा। तो शुरू से ही डिसाइड हो गया कि शॉर्टर वाला ही ज्यादा ऑसिलेशन करने वाला है ना। ज्यादा ऑसिलेशन कौन करने वाला, शॉर्टर। फिर से बोले, लेंथ ज्यादा टाइम ज्यादा, तो अगर ज्यादा देर तक चलना है ना तो ऑसिलेशन करने में टाइम ज्यादा लगेगा, ऑसिलेशन कम। और लेंथ कम है तो टाइम कम है तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन भी ज्यादा। अब समझो T proportional to L, तो लिख सकते अंडर रूट L, है ना, T1 अपॉन T2 अंडर रूट L1 मतलब 121 अपॉन 100, दैट इज क्या 11/10 रेशियो आ गया, है ना। अब करते हैं, ध्यान से देखो, क्रॉस कर दें, 10T1 इज इक्वल टू 11T2। अब यहां से समझना है ना, T1 वाला लॉन्गर है, T2 वाला शॉर्टर है। बड़ा वाला 10 ऑसिलेशन करेगा, बड़ा वाला 10, तो छोटा वाला 11 ऑसिलेशन करेगा, तब जाके सेम फेज में आएगा। ऐसे समझो, फिर से बोल रहे हैं, है ना, बड़ा वाला 10 ऑसिलेशन किया, ठीक, तो छोटा वाला 11 ऑसिलेशन किया, तब जाके दोनों सेम फेज में है। तो क्वेश्चन ने पूछा शॉर्टर वाला, तो बड़ा वाला 10 कर रहा है तो छोटा वाला 11, तो यहां पे नंबर ऑफ ऑसिलेशन 11। इसी क्वेश्चन में शॉर्टर ना करके लॉन्गर पेंडुलम कहा होता, तब आंसर 11 ना हो के आंसर हमारा 10 होता। इस चीज को फिर बता रहे हैं, छोटा वाला ये हम कैसे डिसाइड, बड़ा ने इसका लेंथ बड़ा है ना, तो बड़ा वाला जो है अगर 10 ऑसिलेशन करेगा तो छोटा वाला 11, तो ज्यादा ऑसिलेशन हमारा छोटा वाला करेगा। इसमें शॉर्टर पूछा इसलिए आंसर 11 है, लॉन्गर पूछा होता तो इसका आंसर 10 होता। ये भी क्वेश्चन हो गया ना। फिर चलिए एक क्वेश्चन और है, ग्राफ है ना, ग्राफ दिया है L और T स्क्वायर का, ये डाटा दिया आपको, जी के लिए निकालिए। ध्यान से देखो, ग्राफ का स्लोप tan थीटा इज इक्वल टू L अपॉन T स्क्वायर, और L की वैल्यू 0.49 अपॉन T स्क्वायर इक्वल टू 2, हमको G निकालना है, ठीक है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई G, है ना, तो T स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L बाई G, है ना। यहां पे L बाई T स्क्वायर है, T स्क्वायर इधर भेजो, G अपॉन 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू L अपॉन T स्क्वायर, G अपॉन 4, पाई की वैल्यू ना 3.14 होती है, स्क्वायर है तो नियर अबाउट हम 10 ले रहे हैं, है ना। पाई स्क्वायर की वैल्यू नियरली हम 10 ले रहे हैं, L बाई टी स्क्वायर ने ये वैल्यू 0.49 अपॉन 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो G की वैल्यू 2 इंटू 0.49 इंटू 10, दैट इज कितना आया, 2 इंटू 4.9, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा G की वैल्यू आ गई। तो सिंपल पेंडुलम का ये पूरा एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन कर दिया, उसके रिलेटेड जितने क्वेश्चन हो सकते थे वो सारे पॉसिबल क्वेश्चन बता दिए, जो ग्राफ पॉसिबिलिटी थे बता दिया। वीडियो कैसा है आप लोग जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा है, ठीक है, तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आगे भी इसके वीडियोस डाल देंगे जो भी एक्सपेरिमेंटल स्किल के है ना। चलिए, थैंक यू।